तो लास्ट टाइम हम लोग सिमेट्री एक मेथड रह गई थी, बस हो गया, केवल वो देख लेते हैं। मेथड ऑफ सिमेट्री। इसमें फिर ना डिफरेंट टाइप की सिमेट्रीज होती हैं। सबसे पहला जैसे देखोगे, इसका कुछ नाम रख देते हैं। जैसे देखो, इसको मैं लाइन सिमेट्री बोल देता हूँ। इसमें फॉर एग्जांपल तुम्हें ईच रेजिस्टेंस आर दिया था और तुम्हें रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी निकालना था, कितना होगा। तो अगर मैं ए बी लाइन को देखूंगा, तो आप देखो ए बी लाइन तुम्हें सिमेट्रिकल दिख रही होगी ना। सर्किट मतलब ए बी के अलोंग सिमेट्रिकल लग रहा होगा, मतलब अलोंग ए बी तुम्हें जो सर्किट दिख रहा होगा वो सिमेट्रिकल दिख रहा होगा। तो अगर तुम्हें इस टाइप का केस मिले तो फिर तुम्हें ना जो भी सिमेट्रिकल, जैसे ए बी के परपेंडिकुलर जो भी तुम्हें पॉइंट्स मिल रहे हैं सिमेट्रिकल, वो सेम पोटेंशियल पे होते हैं। जैसे क्या है देखो, इस केस में अगर तुम देखोगे तो 6 और 7 वो सेम पोटेंशियल पाएंगे। उसी टाइप से ये 1 और 2 ये सेम पोटेंशियल पाएंगे। और लास्ट में तुम अगर देखोगे तो 3, 4 और 5 ये सेम पोटेंशियल पाएंगे। तो मैंने देखो एक नया सर्किट बना दिया। एक जगह पे मैंने लिखा ए, एक जगह पे मैंने 1 और 2 को एक साथ लिख दिया, 3, 4 और 5 को एक साथ लिख दिया, 6 और 7 को एक साथ लिख दिया और बी को एक साथ लिख दिया। अब सिंपल है, देखो जैसे ये ए पॉइंट था, ए और 1 के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाना है, ए और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाना है। तो आप देखो ये ए और 1 के बीच में मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया है और ए और 2 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये कह लो। उसके बाद देखो 1, 3 के बीच में एक लगना है, 1, 4 के बीच में एक लगना है, 2, 4 के बीच में एक लगना है और 2 और 5 के बीच में एक लगना है। देखते हुए चलना बेटा जो है। तो ये 4 रेजिस्टेंस आ जाएंगे, अगर तुम देखोगे तो 4 रेजिस्टेंस आ जाएंगे। इसी टाइप से तुम देखो ये बी है, बी और 6 के बीच में मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया और बी और 7 के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाया, एंड सो ऑन कर लो। मतलब इस सर्किट को हमने ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया। अब तो सिंपल है, ये R/2 आ गया, ये R/4 आ गया, ये R/4 आ गया और फाइनली ये R/2 आ गए। और ये चारों के चारों सीरीज में आ गए। तो नेट रेजिस्टेंस अगर देखोगे तो ये आएगा आंसर इसका। ये क्या, आज हम लोग मेथड ऑफ सिमेट्री पढ़ रहे हैं। उसमें से जस्ट मैंने एक नाम रख दिया पहली सिमेट्री का, लाइन सिमेट्री।
कि जैसे ए और बी के बीच में तुम्हें निकालना था, तो ए बी को मैंने लाइन देखा, तो उस लाइन के अलोंग मुझे सर्किट सिमेट्रिकल दिखाई दिया। तो अब क्या है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर जो भी पॉइंट्स तुम्हें दिखेंगे ऊपर या नीचे, वो सेम पोटेंशियल पे होंगे। जैसे 6 और 7, 3, 4, 5 और 1 और 2 वो सेम पोटेंशियल पे आ गए, तो उनको मैंने एक जगह पे लिख दिया और फिर उसके बीच में रेजिस्टेंस लगाते चला गया। हो गया, जैसे A1 के बीच में लगाया, A2 के बीच में लगाया, एंड सो ऑन। अब चलते हैं दूसरी टाइप की सिमेट्री। इसका भी कुछ नाम दे देते हैं। इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री कह देता हूं मैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री। इसमें क्या है देखो कि ए बी के अलोंग सिमेट्रिकल नहीं है, अलोंग ए बी सिमेट्रिकल नहीं है, नॉट सिमेट्रिकल। लेकिन अगर मैं ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, तो फिर सर्किट सिमेट्रिकल है। ये हो गया ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हो गया देखो ये वाला। इसके अलोंग देखोगे तो इसके अलोंग तुम्हें सिमेट्रिकल दिख रहा होगा सर्किट, ये है। अब इसमें कंसेप्ट क्या होता है, इसमें फिर कंसेप्ट ये होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जितने भी पॉइंट्स आपको दिखेंगे वो सेम पोटेंशियल पे होंगे, ऑल पॉइंट्स ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो सेम पोटेंशियल पे होते हैं। जैसे अगर आप देखो ये 1 है, ये मान लो 2 है, ये 3 है, तो इसका मतलब V1, V2 और V3 ये सेम पोटेंशियल पे होंगे। और सिंपल सी बात है कि अगर वो सेम पोटेंशियल पे होंगे तो उनके बीच में अगर कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो वो एक तरीके से शॉर्ट सर्किट हो गए, तो उनको तुम हटा सकते हो। तो एक तो तुम ये वाला रेजिस्टेंस हटा सकते हो और ये वाला रेजिस्टेंस हटा सकते हो ना, इन दोनों को रिमूव कर दो बस हो गया। अब सिंपल हो जाएगा फिर, 1, 2, 3, 4 ये 4 आ रहा है, और ये और ये 2R उसके साथ सीरीज में आ गए, सॉरी पैरेलल में आ गए। अगर देखोगे ना ये दोनों पैरेलल में आ गए, क्यों, तो इनका मिला के कितना हो गया, 4 × 2 अपॉन 4 + 2 इंटू R, 8/6 मतलब 4/3R। उसके बाद ये 4/3R और ये दोनों, ये और ये सीरीज में आ जाएंगे इसके साथ। तो इसका मतलब इनका कितना हो जाएगा, 4/3 + 2 इंटू R, तो ये आ गया 10/3 इंटू R। और लास्ट में तुम्हें दिख रहा होगा ये 10/3 इंटू R, और ये जो 2R है ये फिर से पैरेलल में आ गए, तो इसका अंदर नेट कितना हो जाएगा, नेट अगर देखोगे
तो ये हो जाएगा 10/3 इंटू 2 अपॉन 10/3 प्लस 2। कैलकुलेशन हो सकता है मिस्टेक हो जाए, तो देख लेना। ये आ गया, तो ये फाइनली कितना आ गया देखो, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 20/16, 20/16 5/4 आ गया। So, ये इस वाले में ये देख लेना कि सर्किट ए बी लाइन के अलोंग सिमेट्रिकल नहीं था, लेकिन ए बी में जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था उसके अलोंग सिमेट्रिकल था। तो उसमें फिर मैंने तुम्हें कंसेप्ट ये बताया कि इसका मतलब उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जो भी पॉइंट्स होंगे, जैसे यहाँ पे 1, 2 और 3 ये 3 पॉइंट्स हैं, वो सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो अगर वो सेम पोटेंशियल पे हैं तो उनके अक्रॉस अगर कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो वो शॉर्ट सर्किट है, तो फिर तुम उसको हटा दो, ये कह लो। तो दूसरा हो जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री। अब चलते हैं तीसरा। इसको प्लेन सिमेट्री कह देते हैं। सपोज करो तुम्हें रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी निकालना था, और मुझे मान लो एक ऐसा कोई प्लेन दिख रहा है जो ए बी से पास हो रहा हो, और उस प्लेन के करस्पॉन्डिंग सर्किट तुम्हें सिमेट्रिकल दिख रहा हो, तब ये अप्लाई हो जाता है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। मुझे ए बी के अलोंग निकालना था। अगर मुझे कोई ऐसा प्लेन दिखाई देता है जो ए और बी से पास हो रहा हो, और उस प्लेन के रिस्पेक्ट में मुझे सर्किट सिमेट्रिकल दिख रहा है, तो फिर ये सिमेट्री अप्लाई हो जाएगी। जैसे अगर तुम देखोगे तो हमें ये प्लेन दिख रहा है, देखो ए बी के अलोंग अगर देखोगे तो हमें ये वाला प्लेन दिखेगा। देखो ये प्लेन अगर मैं ड्रॉ करूं, अब आप ये देखो कि ये प्लेन ए बी से भी पास हो रहा है, और इसके रिस्पेक्ट में सर्किट तुम्हें सिमेट्रिकल दिख रहा होगा। इसके रेस्पेक्ट में सर्किट सिमेट्रिकल दिख रहा होगा, तो तुम्हें लग ही रहा होगा कि इसका मतलब डी पॉइंट और एफ पॉइंट वो सेम पोटेंशियल पाएंगे। इसी टाइप से जी पॉइंट और एच पॉइंट ये भी सेम पोटेंशियल पाएंगे। तो मैंने देखो इसके बगल में एक फिगर बना दी है, मैंने डी और एफ को एक साथ लिख दिया है और जी और एच को एक साथ रख दिया है। क्यों जी और एच को एक साथ रख दिया है? उसके बाद रेजिस्टेंस लगाते चले जाओ, बस हो गया। जैसे तुम देखो ए और एच के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाना था तुम्हें, तो ए और एच के बीच में ये रेजिस्टेंस आ गया, मान लो ये हो गया। अब तुम्हें एच और बी के साथ बीच में एक रेजिस्टेंस लगाना था, एच और बी के साथ में, ये हो गया एच और बी, और इधर एच और बी के साथ में देख लो। तो ऐसे तुम सारे के सारे रेजिस्टेंस निकाले, बस हो गया। ये लगा देना, और फाइनली तुम फिर ये ए और बी के अक्रॉस निकालोगे। इसको तुम करना, ए और बी के अक्रॉस कैसे करोगे, ये होम असाइनमेंट। और इसका जो आंसर आएगा वो 3r/4 होगा। ये तो आई थिंक समझ में आ गया होगा प्लेन सिमेट्री में किसे कह रहा हूँ, कि मुझे ए और बी के अक्रॉस निकालना था। अगर कोई तुम्हें प्लेन ऐसा दिखाई देता है जो ए बी से भी पास हो रहा हो, और उस प्लेन के रेस्पेक्ट में सर्किट तुम्हें सिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है, तब ये सिमेट्री अप्लाई हो। और एक लास्ट कर लेते हैं, फोर्थ, इसको नाम दे देते हैं पाथ सिमेट्री। इसको देखो क्या है, सबसे पहले तो इसमें रिजल्ट ही नोट कर लेना
जैसे तुम देखो 1 और 4 के बीच में, मतलब दो साइड्स के बीच में सबसे छोटा आता है 7/12 आता है, 7/12 बार। फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा जो हो जाएगा वो 1 और 8 के बीच में आ जाएगा। देखो आप देखो ना, थोड़ा बड़ा उससे 1 और 8 के बीच में आ जाएगा, तो 1 और 8 के बीच में 9/12 हो जाता है। वैसे 9/12 को हम ये भी लिख सकते थे 3/4 R। वो तो मैंने याद करने के लिए कर दिया कि 9/12 कर लोगे। और सबसे बड़ा देखो 1 और 7 के बीच में आएगा। अब देखो 1 और 7 के बीच में 10/12 बार आ गया, मतलब डिनोमिनेटर में 12 कॉमन है। डिनोमिनेटर में 12 को कॉमन कर देना, याद करने के लिए कह रहा हूँ, 12 तो कॉमन है। न्यूमरेटर में बस ये नंबर्स याद रख लेना। न्यूमरेटर में तुम 7, 9 और 10 ये याद रख लेना। सबसे छोटा 1 और 4 के बीच में, उसके बाद 1 और 8 के बीच में, और सबसे बड़ा 1 और 7 के बीच में। और वैसे बाय द वे 1 और 7 के बीच में आप इसको 10/12 को 5/6 R भी कह सकते हो, ये ध्यान। अब चलते हैं पाथ सिमेट्री क्या होगा। जैसे मैं 1 और 4 के बीच में बताता हूँ क्या होता है। अच्छा 1 और 8 के बीच में हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, देखो ये वाला था बेटा इससे पहले। 1 और 8 के बीच में मतलब ये था ना, एक तरीके से ये और ये 3R/4 ही आ रहा है ना, ये वाला जो है। तो ये रिजल्ट ये भी था। देखो अब फॉर एग्जांपल जैसे हम 1 और 4 के बीच में बताता हूँ, तो तुम देखो कैसे सर्किट बनाओगे। 1 और 4 के बीच में तुम एक काम करना, जैसे यहाँ पे ले लेना 1 और यहाँ पे ले लेना 4, और इधर रख लेना 2 और 5, और इधर रख लेना 3 और 8, और इधर 6 और इधर 7। अब देखो मैंने 2 और 5 को क्यों एक साथ रखा। हाँ, सबसे पहली बात यह है कि 2 और 5 को क्यों मैंने एक साथ रखा वो देखो। 2 और 5 यहां से और यहां से सिमेट्रिकली लोकेटेड है। अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सिमेट्रिकल लोकेटेड है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, 2 और 5 दोनों तरफ से, 2 और 5 दोनों तरफ से जिसके बीच में तुम्हें निकालना था वहां से सिमेट्रिकली लोकेटेड है। कैसे देखो, 2 से अगर मेरे को 1 पे पहुंचना है तो सीधे भी पहुंच सकता हूं मैं यहाँ से, 5 से भी सीधे पहुंच सकता हूं। अब 2 से मान लो मेरे को 4 तक पहुंचना है, 2 से मेरे को 4 तक पहुंचना है, तो देखो मैं ऐसे आके ऐसे आ जाऊं, ये तो 2 से आ गया, तो 5 से भी ऐसे ही आ सकता हूं ना, ये ऐसे आया और ऐसे आ गया। या 2 से 4 तक पहुंचने का एक और भी तरीका था, देखो 1 होते हुए मैं यहां से आया और फिर यहां से आ जाऊं। तो 5 से 4 तक पहुंचने का भी ये तरीका है, देखो पहले 1 होता हुआ आऊं, ये आया और फिर ये आ गया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि मैंने 2 और 5 को क्यों एक साथ रखा है। बिकॉज 2 और 5, 1 और 4 जिसके अक्रॉस हमें निकालना था उनके अक्रॉस बिल्कुल सिमेट्रिकली लोकेटेड है, दोनों तरफ से सिमेट्रिकली लोकेटेड है। तो इसका मतलब उनके पोटेंशियल सेम होंगे, तो उनको मैंने एक साथ रखा है। और इसी टाइप से तुम फिर 3 और 8 को देखोगे। ये भी अगर तुम देखोगे तो दोनों साइड से सिमेट्रिकली लोकेटेड होंगे।
उसके बाद तुम रेजिस्टेंस लगाते चले जाओ, बस हो गया। जैसे तुमने 1 और 4 के बीच में लगा दिया एक, तो 1 और 4 के बीच में लगा दिया, एक 4 और 8 के बीच में लगा दो, 4 और 8 के बीच में लगा दो। तो इस टाइप से पूरा कंप्लीट कर लेना। तो लास्ट में जो फिगर आएगी वो बता देता हूँ कैसे आएगी। 2 रेजिस्टेंस यहाँ लगेंगे, 2 रेजिस्टेंस यहाँ लगेंगे, 2 इसके बीच में, 2 रेजिस्टेंस यहाँ, 2 रेजिस्टेंस यहाँ और 1 रेजिस्टेंस यहाँ। 12 हो गए, टोटल के टोटल 12 हो गए। और फाइनली मैंने तुमसे कहा था कि 1 और 4 के बीच में नहीं करना था। तो 1 और 4 के बीच में फाइनल तुम फाइंड करोगे तो तुम देखना 7/12 कितना आएगा, ये होगी। एक 1 और 3 के बीच में और करवा देता हूँ, 1 और 3 के बीच में। मतलब ये हो गया रेजिस्टेंस अक्रॉस डायगोनल की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसमें देखो तुम्हें कैसे सर्किट बनाओगे तुम। यहाँ पे 5 लिखना, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6 और 8 करना, और यहाँ पे 2 और 4, और फिर यहाँ 7 और यहाँ 3। और एक बार फिगर में और समझाता हूँ, देखो हमारा ये था सर्किट। वन टू थ्री फोर, और 5 6 7 8। और मुझे 1 और 3 के अक्रॉस निकालना था। इसके अक्रॉस, हाँ। और मैंने 6 और 8 को एक साथ रखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 और 8, 1 और 3 दोनों जगह से सिमेट्रिकली लोकेटेड है। इसका ये मतलब हुआ कि 6 और 8, 1 और 3 दोनों जगह से सिमेट्रिकली लोकेटेड है। जैसे सबसे पहले वो 1 पे देखता हूँ, देखो 6 से अगर 1 पे जाना तो मैं 2 स्टेप में पहुंच, तो मैं 8 से भी 1 पे 2 स्टेप पे पहुंच सकता हूं। लेकिन ये तो 1 की सिमेट्री हो गई। अब 3 की तरफ देखो, जो है 3 पे पहुंचना है तो देखो 6 से मैं 2 स्टेप पे पहुंच सकता हूं, यहां और यहां। 8 से भी मैं 2 स्टेप में पहुंच सकता हूं, ये और ये, इस टाइप से ये कर लिया। और उसी टाइप से तुम अगर देखोगे तो 2 और 4, ठीक है ना, 2 और 4 वो भी दोनों तरफ से 1 और 3 से सिमेट्रिकली लोकेटेड होंगे, इसलिए हमने 2 और 4 को एक साथ रखा हुआ। उसके बाद रेजिस्टेंस लगाते जाओ। जैसे मुझे एक 1 और 4 के बीच में लगाना है, तो 1 और 4 के बीच में ये आ जाएगा। एक मुझे 4 और 8 के बीच में लगाना है, तो 4 और 8 के बीच में ये लगा देना एक, इस टाइप से। तो मैं पूरी फिगर बना दे रहा हूँ कैसे बनेगी। 2 रेजिस्टेंस यहाँ लगते हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगता है, 2 रेजिस्टेंस यहाँ लगेंगे, इसी टाइप से 2 रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ और 2 रेजिस्टेंस यहाँ। और लास्ट में तुम्हें निकालना था लेकिन 1 और 3 के बीच में, बेटा ध्यान रखना।
1 और 3 के बीच में निकालना, तो ध्यान रखना बेटा। ठीक, तो इसके बीच में निकालना। एक बार मैं सारे चीज रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लो, बस केवल इतनी सिमेट्री होती है। और वैसे मैंने तुम्हें बताया कि एक्चुअल में ये सब आते नहीं है। मेन तुम्हारे जो आते हैं वो आते हैं प्लेन सीरीज, प्लेन पैरेलल और बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। इसकी मास्टरी कर लेना, तो इससे तुम्हारे आ जाते हैं। देखो, सबसे पहला था लाइन सिमेट्री, ए और बी के अक्रॉस निकालना था। तो उसी लाइन के अक्रॉस तुम्हें सिमेट्रिकल दिख रहा होगा। तो मैंने बताया था कि उस लाइन से परपेंडिकुलर में जो सिमेट्रिकली पॉइंट्स हैं वो सेम पोटेंशियल पे होंगे। जैसे 6 और 7 को मैंने एक साथ लिख लिया था, 1 और 2 को मैंने एक साथ लिख लिया था, और 3, 4 और 5 को एक साथ लिख लिया था। और फिर मैंने अलग अलग पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस लगा दिए थे जो भी तुम्हें दिख रहे थे। जैसे ए और 1 के बीच में लगाया, ए और 2 के बीच में लगाया, एंड सो ऑन कह लो। तो ये तो लाइन सिमेट्री होगी। दूसरा दूसरा मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री का नाम दिया कि इस फिगर में ए बी के अक्रॉस तो सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जिसको मैंने 1 2 3 लाइन से दिखाया, उसके अलोंग सर्किट सिमेट्रिकल है। तो फिर उसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सेम पोटेंशियल पे होंगे। इसका मतलब अगर उनके बीच में कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो वो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उसको तुम हटा सकते हो। तीसरा तीसरा मैंने तुम्हें एक प्लेन सिमेट्री बताई थी कि यहां पे जैसे मुझे ए और बी के बीच में निकालना है, तो अगर तुम्हें कोई ऐसा प्लेन दिखाई देता है जो ए बी से पास हो रहा हो और वो प्लेन सर्किट को सिमेट्रिकली दो पार्ट्स में कट कर रहा है, तो ये सिमेट्री लग जाएगी। तो यहां पे मैंने ये व्हाइट से तुम्हें एक प्लेन दिखाया था, और उसके बाद तुम्हें दिख ही रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा कि डी और एफ वो सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे, ये हो गए। और जी और एच सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। और उसके बाद फिर रेजिस्टेंस लगा दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच में और उसको सिंप्लीफाई कर लो। फिर लास्ट में मैंने तुम्हें पाथ सिमेट्री बताई थी, लेकिन इस क्यूब में मैंने बताया कि 3 रिजल्ट तो तुम सीधे सीधे याद कर लेना। जैसे 1 और 4 के बीच में सबसे छोटा आएगा 7/12, फिर डायगोनल के अलोंग आ जाएगा 9/12, और सबसे ज्यादा वो सबसे बड़े डायगोनल के अलोंग आएगा 10/12। मतलब 12 कॉमन कर देना, न्यूमरेटर को चेंज कर देना, 7, 9 और 10 के लोग। और इसमें मैंने जैसे बताया था कि मान लो मेरे को 1 और 4 के बीच में निकालना है, तो मैंने 2 और 5 को एक साथ रखा, 3 और 8 को एक साथ रखा। क्यों? क्योंकि 2 और 5 से 1 और 4 दोनों के दोनों सिमेट्रिकली लोकेटेड हैं, दोनों के दोनों। इसी टाइप से 3 और 8 के रेस्पेक्ट में 1 और 4 दोनों के दोनों वो सिमेट्रिकली लोकेटेड थे। फिर आप सिंपल सर्किट बनाते हो और नेट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हो। तो ये तुम्हारी मेथड ऑफ सिमेट्री और पूरा कैपेसिटर चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब हम चलते हैं वेक्टर्स में, सॉरी मैग्नेटिक्स में। नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिक्स। इसमें एक तो तुम्हारा ना वेक्टर्स की नॉलेज काफी आएगी, तो मैं थोड़ा सा वेक्टर्स के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज करवा दूँ। पहली बात, क्रॉस तुम जानते होगे, क्रॉस एक डायरेक्शन लेते हैं, और ये लेते हैं परपेंडिकुलर टू पेपर इनवर्ड्स।
इसी टाइप से डॉट, ये भी हम एक डायरेक्शन लेते हैं, और ये होता है परपेंडिकुलर टू पेपर आउटवर्ड्स। एक तो ये अब क्रॉस और डॉट बहुत आना है। दूसरा, हमेशा आई क्रॉस जे, ये के मतलब एक्स वाई जेड, तुम्हें ऐसी एक्सिस लेनी है कि एक्स क्रॉस वाई के में आना चाहिए। जैसे नॉर्मली हमारा ये बहुत होता है कि हम इसको एक्स लेते हैं, इसको वाई लेते हैं, तो तुम जानते हो कि जेड डॉट में आता है बेटा, और माइनस जेड वो क्रॉस में आता है। समझिए ना, हमेशा जब भी तुम्हें एक्सिस लेनी है कि एक्स वाई, तो फिर ऐसे लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरे को ऐसे करना होता, तो अगर मैं इसको x लेता हूं और इसको y लेता हूं, तो फिर ये z आएगा, x क्रॉस वाई इक्वल टू जेड में आएगा। या अगर उल्टा कर देता, मान लो मैं इसको x लेता, इसको y लेता, तो फिर तुम्हारा z नीचे को आता। तो ये ध्यान रखना, एक्सिस तुम कोई सी भी ले सकते हो, ये इसके साथ है, ध्यान रखना बेटा। एक्सिस तुम कोई सी भी ले सकते हो, लेकिन हमेशा तुम्हें ऐसे लेनी है कि आई क्रॉस जे वो हमेशा किधर को आए, की डायरेक्शन में। तीसरी बात, जितने भी वेक्टर्स, मान लो ये कोई भी वेक्टर्स हैं, ये हैं, तो ये सारे के सारे वेक्टर्स, ऑल वेक्टर्स आर लाइंग इन आवर प्लेन ऑफ पेपर। क्यों? समझ गए ना, सारे के सारे वेक्टर्स हमारे प्लेन ऑफ पेपर में हैं, और ये क्रॉस या डॉट से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये ध्यान रखना, मेकिंग 90 डिग्री एंगल, मेकिंग 90 डिग्री एंगल फ्रॉम क्रॉस और डॉट डायरेक्शंस। और जब 90 डिग्री का होता है तो ऑब्वियस सी बात है, उनका फिर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इसका मतलब ये सारे वेक्टर्स और क्रॉस और डॉट के बीच में जो भी तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 आएगा। जितने भी वेक्टर्स हमारे प्लेन ऑफ पेपर में होते हैं वो क्रॉस और डॉट डायरेक्शंस के साथ में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे होते हैं। इसका मतलब उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 0। फोर्थ पॉइंट, अगर मान लो ये क्रॉस प्रोडक्ट तो बहुत आना है बेटा, जो है ए क्रॉस बी, ये मान लो सी है, और ए क्रॉस बी का जो मॉड है ये ऑब्वियस सी बात है सी का मॉड है, और इसको मान लो मैं सी कह देता हूँ, लेट, ठीक, सपोज करो सी कह देता हूँ। तो पहली बात, सी की वैल्यू ए बी साइन थीटा होती है, ये तुम जानती हो। दूसरी बात, सी ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर।
और किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो या तो 0 हो सकता है या फिर प्लस ही हो सकता है, माइनस में नहीं हो सकता। तो ये ध्यान रखना, ये या तो 0 हो सकता है और या फिर केवल पॉजिटिव हो सकता है। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ऑब्वियस सी बात है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। और अगर वो 0 होगा तो तुम जानते ही हो कि इसका मतलब वो नल वेक्टर होगा। क्यों? अगर मैग्नीट्यूड 0 है तो इसका मतलब वो नल वेक्टर हो गया। ये कह लो। और वैसे भी एक सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे ए, ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है जो प्लस हुआ। बी, बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है जो प्लस हुआ। और दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है। और ये दोनों एंगल फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में लाई किए। और दोनों में साइन थीटा भी प्लस ही होता है। मतलब मैं जीरो वाला केस छोड़ दे रहा हूँ, ध्यान रखना, जीरो वाला केस छोड़ दे रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें यहां से भी दिख रहा होगा सी की वैल्यू प्लस में ही आएगी, क्योंकि ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, और साइन थीटा भी या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा सेकंड में आएगा, तो उसमें पॉजिटिव ही आएगा। तो अल्टीमेटली पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव का कोई मतलब ही नहीं है। ये हो गया तीसरी बात। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे बच्चों वाली बात है, सी की वैल्यू ए बी आएगी सिंपल। फोर्थ, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे या 180 डिग्री पे ए क्रॉस बी, ये फिर एक नल वेक्टर बन जाता है। और 0 डिग्री या 180 डिग्री का मतलब हो गया या तो वेक्टर्स पैरेलल हैं और या फिर एंटी पैरेलल। अब उसका अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको मैं थोड़ा स्पेशल वो कर दे रहा हूं, इसको हम यूज करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। कि जो ए क्रॉस बी होगा या जिसको मैंने सी कहा था, ये दोनों वेक्टर्स ए और बी के इंडिविजुअली परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ। या ए और बी वेक्टर से जो प्लेन बनेगा उसके परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब अगर ए और बी प्लेन ऑफ पेपर में हो, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वो प्लेन ऑफ पेपर में हो, तो उनसे जो प्लेन बनेगा वो फिर प्लेन ऑफ पेपर ही बनेगा। तो उस प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर
या तो तुम्हें क्रॉस डायरेक्शन मिलनी है और या फिर तुम्हें डॉट डायरेक्शन मिलनी है। इसका मतलब जो ए क्रॉस बी आएगा वो या तो क्रॉस होगा या डॉट होगा, ठीक। देयरफॉर ए क्रॉस बी इज आइदर क्रॉस और डॉट। और मेरे ख्याल से एक चीज और जानते होंगे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये है, ये दो वेक्टर्स हैं, ये ए है ये बी है। तुम्हें ए क्रॉस बी निकालना है मान लो, तो तुम्हें स्क्रू को ए से बी की तरफ घुमाना होता है छोटे एंगल से, नहीं है, छोटा एंगल फॉलो करते हुए ए से बी को घुमाना होता है। तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा हो तो क्रॉस डायरेक्शन आती है। और अगर तुम्हें बी क्रॉस ए निकालना है तो तुम्हें बी से ए की तरफ घुमाना पड़ेगा स्क्रू को, लेकिन वही छोटा एंगल फॉलो करते हुए। हाँ, ध्यान रखना बेटा जो है। तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो डॉट डायरेक्शन आती है, ये कह दो। इतने पॉइंट्स हम लोग मैग्नेटिक्स में यूज करेंगे वेक्टर्स के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार दोबारा सुन लो। क्रॉस और डॉट दो डायरेक्शंस हैं। क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर टू पेपर इनवर्ड्स, डॉट का मतलब परपेंडिकुलर टू पेपर आउटवर्ड्स। दूसरी बात, एक्स वाई जेड तुम कोई सी भी एक्सिस ले सकते हो, लेकिन तुम्हें लेनी ऐसी है कि आई क्रॉस जे हमेशा के डायरेक्शन में हो। और ज्यादातर केसेस में तो हमारी ये डायरेक्शन बनती है ना, अगर देखोगे तो ये बनती है। तो इसमें जो जेड आता है वो डॉट में आता है और माइनस जेड आता है वो क्रॉस में आता है। तीसरी बात, जितने भी वेक्टर्स प्लेन ऑफ पेपर में होंगे वो क्रॉस या डॉट से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे होंगे। इसका मतलब जो दोनों के बीच में एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि ए क्रॉस बी हम बहुत यूज करेंगे। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए बी साइन थीटा होगा, और वो या तो पॉजिटिव होगा और या जीरो होगा। क्योंकि किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो या तो प्लस में हो सकता है, जीरो हो सकता है, और अगर वो जीरो हो गया तो फिर वो नल वेक्टर बन जाएगा। और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो ए और बी के बीच में तो ऑब्वियस सी बात है सी इक्वल टू ए बी हो जाएगा। और अगर थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, इसका मतलब वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, तो फिर ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो जीरो आ जाएगा। इसका मतलब नल वेक्टर बन जाएगा। और एक मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट बताया था कि जो ए क्रॉस बी होता है वो ए और बी दोनों के इंडिविजुअली परपेंडिकुलर होता है। या फिर मैं कह सकता हूं कि ए और बी से जो प्लेन बन रहा है उसके परपेंडिकुलर होगा। अब मान लो ए और बी हमारे प्लेन ऑफ पेपर में है, तो उससे जो प्लेन बनेगा वो प्लेन ऑफ पेपर ही बनेगा। और उसके परपेंडिकुलर या तो तुम्हें क्रॉस डायरेक्शन मिलेगी या डॉट डायरेक्शन मिलेगी। और फिर क्रॉस या डॉट डिसाइड करने के लिए मैंने तुमसे ये बोला कि इस टाइप की फिगर में जैसे ए क्रॉस बी निकालना है, तो तुम्हें याद होगा हम ए से बी की तरफ चलते हैं छोटा एंगल फॉलो करते हुए, तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्रॉस आएगा। और अगर मुझे बी क्रॉस ए निकालना होता इस फिगर में, तो मुझे बी से ए की तरफ को स्क्रू घुमाना पड़ता थ्रू स्मॉलर एंगल। तो अब के वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो फिर वो डॉट आ जाता है, ये कह लो। इतना हमने किया। अब चलते हैं मैग्नेटिक्स में। मैग्नेटिक्स को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में अगर हम देखेंगे, पार्ट 1 में ये पढ़ेंगे कि अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है
if magnetic field is present, magnetic field is present, तो उनके तुम्हें क्या क्या इफेक्ट दिखाई देंगे। कि मान लो मैं कहता हूं कि मेरे कमरे में मैग्नेटिक फील्ड है, बगल वाले कमरे में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो फिर क्या डिफरेंस होगा, मतलब मेरे कमरे में और बगल वाले कमरे में क्या डिफरेंस होगा। बेसिकली ये होता है, पार्ट 1 में हम वो पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के क्या इफेक्ट हमें दिखाई देंगे, और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होगा, हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। आई थिंक पॉइंट समझ में आ गया होगा कि हम मैग्नेटिक्स चैप्टर को 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में कि अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो उसके क्या इफेक्ट्स दिखाई देंगे, और दूसरे पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होता है। अब उससे पहले लेकिन एक चीज, कि मैग्नेटिक फील्ड को एक तो बी से दिखाते हैं, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो टेस्ला होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं चलता हूं पार्ट 1 में। पार्ट 1, इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मान लो किसी जगह पे आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट दिखाई देता है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें दिखता है, तो तुम्हें 3 इफेक्ट दिखाई देते हैं। पहला, अगर कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो उस पर एक फोर्स लगेगा। ये ध्यान रखना, कोई भी अगर एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो आप कह सकते हो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। एक तो सबसे पहले तुम्हें इफेक्ट ये दिखाई देगा कि अगर कोई भी चार्ज तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता हुआ दिखाई दे, उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स आएगा। सेकेंड इफेक्ट, मूविंग चार्ज पार्टिकल का मतलब एक तरीके से करंट भी होगी ना। अगर आप देखोगे तो मूविंग चार्ज पार्टिकल को हम करंट भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब किसी भी करंट कैरिंग वायर में एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो आप कह सकते हो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इन ए करंट कैरिंग वायर। और इसका जो हम थर्ड इफेक्ट पढ़ेंगे,
कि अगर कोई भी करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग लूप है, मान लो, मान लो ये ऐसे हो गया, तो इसको चल के आगे चल के हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल कहेंगे बेटा, जो है कॉल्ड ए मैग्नेटिक डाइपोल, कॉल्ड ए मैग्नेटिक डाइपोल। और जैसे तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में याद होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो उसमें एक टॉर्क लगता था, तो उसी टाइप से यहाँ पे जब मैग्नेटिक डाइपोल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, तो आप कह सकते हो देयरफॉर ए टॉर्क इज एक्सपीरियंस्ड बाय मैग्नेटिक डाइपोल लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल एक्चुअल में क्या था, मैंने तुमसे कहा करंट कैरिंग लूप था, करंट कैरिंग लूप। एक बार दोबारा देख लो, मैग्नेटिक्स चैप्टर को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक तो ये है कि अगर किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो उसके तुम्हें क्या क्या इफेक्ट्स दिखाई देंगे, और दूसरा हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड अल्टीमेटली प्रोड्यूस कैसे होता है। पहली बात तो हम मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर से दिखाएंगे और उसकी ऐसा यूनिट टेस्ला होगी, टी कह लो, ठीक। दूसरा, इफेक्ट्स में मैंने आपसे कहा कि तीन इफेक्ट्स आपको दिखाई देंगे। एक तो कोई भी अगर मूविंग चार्ज है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। दूसरा, मूविंग चार्ज का मतलब एक तरीके से करंट भी हो गया, तो मैंने तुमसे कहा कि किसी भी करंट कैरिंग वायर पे उस पर भी एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और एक लास्ट में बताया कि अगर कोई भी करंट कैरिंग लूप है तो आगे चल के हम उसको मैग्नेटिक डाइपोल बोलेंगे। और जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो उसमें एक टॉर्क लगता था, इसी टाइप से मैग्नेटिक डाइपोल को अगर तुम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसमें एक फोर्स लगेगा, सॉरी टॉर्क लगेगा, ठीक। और मैग्नेटिक डाइपोल मैंने बता दिया दैट इज नथिंग बट करंट कैरिंग लूप कैरिंग। तो हमारी सबसे पहली शुरुआत होती है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, यहां से स्टार्ट होता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। और ये पूरी की पूरी कहानी एक फॉर्मूले से स्टार्ट होती है, और वो फॉर्मूला है F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तभी मैंने क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए थोड़ा सा दोबारा से पढ़ाया बेटा। ये फॉर्मूला अगर किसी को भी अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेते हो तो इसी से तुम्हारी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो मेन फॉर्मूला ये है F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। लेकिन मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में कई बार बता रखा है कि अगर कोई पूरा फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में है तो उसमें जो क्यू को आप रखते हो विथ साइन रखते हो, फिर जो है यहाँ पे जो क्यू रखोगे आप
वो विथ साइन रखोगे, ये ध्यान रखना। अब इस फॉर्मूले के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। या चलो इसको टू बी कंटिन्यूड की कैटेगरी में डाल देता हूँ, क्योंकि टाइम लग गया थोड़ा सा। तो आज मैंने एक तो मेथड ऑफ सिमेट्री बताई तुम्हें, लाइन सिमेट्री, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री, प्लेन सिमेट्री और पाथ सिमेट्री, एक ये बताया। एक मैंने वेक्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाए जो कि हम पूरे मैग्नेटिक्स में काफ़ी यूज करेंगे। और दूसरा मैंने कहा कि मैग्नेटिक्स को हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, एक तो मैग्नेटिक फील्ड के क्या इफेक्ट्स होते हैं, और दूसरा मैंने तुमसे कहा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होता है। और मैग्नेटिक फील्ड के तीन इफेक्ट्स मैंने बताए कि मूविंग चार्ज पे एक फोर्स लगेगा, करंट कैरिंग वायर पे एक फोर्स लगेगा, करंट कैरिंग लूप को हम मैग्नेटिक डाइपोल कहेंगे और उस पर एक टॉर्क लगेगा। ठीक, तो नेक्स्ट टाइम हम F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे।